देखिए बाबू, जैसे कि कल आप लोगों को हम बताए थे कि हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना था, मानव रक्त के बारे में। अगर मानव रक्त की बात किया जाए, ह्यूमन ब्लड की यदि बात किया जाए, तो सबसे पहले बात तो यही है कि बाबू ये जो मानव रक्त है ना, इसका अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अब कितना लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया था कि जो जीव विज्ञान होता है उसके 3 ब्रांच होते हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी। तो फिर ये हेमेटोलॉजी क्या है? तो बाबू आपको हमने बताया था कि जो जीव विज्ञान होता है उसके बहुत से ब्रांच होते हैं, लेकिन 3 मेजर ब्रांच होते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो बाबू ऐसा नहीं समझिएगा कि जीव विज्ञान के मात्र 3 ही ब्रांच होते हैं, बहुत से ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ये मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड के बारे में, तो मानव रक्त का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस ब्रांच, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। लेकिन एक बात और आप याद रखेंगे कि बाबू जो रक्त के डॉक्टर होते हैं, जो ब्लड के डॉक्टर होते हैं, उस डॉक्टर को हम हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके शरीर में ब्लड में, मान लीजिए आपके शरीर के ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, आप जिस डॉक्टर के पास उसका इलाज कराने के लिए जा रहे हैं बाबू, तो रक्त से संबंधित जो इलाज होता है ना, उस डॉक्टर को, जो डॉक्टर उसका इलाज करता है, उसे हम हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो याद रखेंगे कि रक्त चिकित्सक को बाबू, रक्त चिकित्सक को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आप इन दोनों ही बातों को ध्यान रखेंगे कि सर मानव रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। और सर जो रक्त चिकित्सक होते हैं उसे हम हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये जो रक्त होता है ना, ये रक्त क्या है? तो बाबू अगर रक्त की बात किया जाए ना, तो इस रक्त को हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो इसे हम तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। अब समझते हैं कि सर ये तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता क्या है। तो बाबू आपको तो पता है कि तरल का मतलब क्या होगा? लिक्विड, जो तरल अवस्था में रहता हो। यानी जो ब्लड है, जब भी आप ब्लड को देखते होंगे हमारे शरीर में, तो हमेशा किस अवस्था में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। तो बाबू इसलिए तो उसे तरल कहा जाता है। दूसरी बात है कि सर संयोजी का मतलब क्या होता है? तो बाबू संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिंग, जो हमारे शरीर के अंगों को कनेक्ट करे एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर के किसी ऑर्गन से ग्लूकोज को ब्रेन तक भेजना है बाबू, तो किसके माध्यम से भेजा जाएगा? रक्त के माध्यम से भेजा जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं बाबू, वो रक्त के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यानी कि रक्त क्या कर रहा है? सभी अंगों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसीलिए इसे कनेक्टिव कहा जाता है, संयोजी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सर ऊतक का क्या मतलब होता है। तो बाबू आपको पता होगा कि ग्रुप्स ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है। तो क्या सर ये ब्लड भी कोशिकाओं का समूह है? हाँ बाबू, अगर ब्लड की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि ब्लड में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। आरबीसी पाया जाता है बाबू,
बाबू WBC पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाया जाता है। ये सब क्या है? ये सब बाबू कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सी सेल्स पाई जाती हैं जो आपस में मिल करके किसका निर्माण कर देती हैं? मानव रक्त का निर्माण करती हैं। और बाबू इसीलिए एक कोशिकाओं के समूह से बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि सर यह ब्लड जो होता है तरल अवस्था में रहता है, यह हमारे अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, और यह ग्रुप ऑफ सेल कोशिकाओं के बाबू समूह का बना होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला बात समझते हैं बाबू, ये जो रक्त होता है ना, अच्छा, रक्त को और भी नामों से जाना जाता है। जैसे इसे हम रुधिर कहते हैं, खून कहते हैं, यहाँ ब्लड भी लिखा गया है। तो इन सब नामों से इसको जाना जाता है। बाबू ये जो रक्त होता है ना, रक्त को मेसोडर्मल अंग कहा जाता है। अब प्रश्न आया कि सर अभी तो आपने बताया कि ये जो रक्त होता है वह ऊतक है, टिश्यू है, तो फिर ये अंग ऑर्गन कैसे हो गया? यह मेसोडर्मल अंग कैसे हो गया? इसको आप एक बार टिश्यू कह रहे हैं, एक बार ऑर्गन कह रहे हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि ऑर्गन जो होता है वो तो ऊतक का समूह होता है, लेकिन अभी आपने बताया कि ये सेल्स कोशिकाओं का समूह है। हाँ बाबू, ये बातें सही है। वास्तव में अगर कहा जाए तो ये जो रक्त होता है वह टिश्यू है, ऑर्गन नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में जैसे अंग कार्य करते हैं ना, वैसे ये ब्लड भी कार्य करता है। अतः इसके कार्य अंगों की तरह कार्य करने के लिए ही इसे सामान्य भाषा में हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गन, अंग बोल देते हैं। वैसे यह अंग नहीं है, यह क्या है? टिश्यू है, ऊतक है। अब दूसरी बात समझते हैं कि सर ये मेसोडर्मल का मतलब क्या होता है। तो बाबू ध्यान देंगे कि जब कोई भी बच्चा जैसे जब अपने माता के गर्भ में रहता है, तो होता क्या है कि उस बच्चे का जो प्रारंभिक विकास का चरण होता है ना, तो बाबू उस प्रारंभिक विकास के चरण में माता के गर्भ में जब बच्चे का विकास हो रहा होता है, तो सबसे पहले ये 3 लेयर बनते हैं। बाबू ये 3 लेयर बनते हैं। ये तीनों जो लेयर है ना, ये जो सबसे बाहरी लेयर है बाबू, इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। बाबू ये जो बीच वाली है ना, इसे हम बोलते हैं मेसोडर्म। और बाबू ये सबसे जो अंडर वाली लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। अब बात करते हैं कि ये जो लेयर 3 बनी हुई हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बाबू इन्हीं लेयर के फलस्वरूप, इन्हीं लेयरों के द्वारा, इन्हीं सतहों के द्वारा, इन्हीं परतों के द्वारा जो बेबी होता है ना, उसके सभी अंग का विकास होता है। अगर हम बात करेंगे कि सर अगर मेसोडर्म की बात किया जाए, तो बाबू ये जो बीच वाली लेयर दिख रही है ना, इसे मेसोडर्म कहते हैं। और इस लेयर द्वारा रक्त का निर्माण होता है। इसी वजह से रक्त को हम क्या बोलते हैं? मेसोडर्मल। याद रखिएगा कि सिर्फ रक्त की ही बात नहीं बाबू, रक्त इसके अलावा जो कार्डियक मसल होते हैं, जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं बाबू, जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं, इसके अलावा रक्त हो गया, हृदय की मांसपेशियां हो गया, बोन यानी कि हड्डियां, ये सब किसका बनी हुई होती हैं? किस लेयर से इनका निर्माण होता है? तो इस बीच वाली लेयर के द्वारा होता है, जिसका नाम मेसोडर्म है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मेसोडर्मल अंग कहा जाता है। तो बाबू ध्यान रखेंगे कि रक्त का जो निर्माण होता है वह मेसोडर्म लेयर से होता है, मेसोडर्म परत से होता है। इसी वजह से रक्त को
क्या बोलते हैं, मेसोडर्मल अंग कहा जाता है। समझने के लिए समझ लेते हैं कि सर एक्टोडर्म क्या होता है। तो बाबू जो सबसे बाहरी लेयर है ना उसे एक्टोडर्म कहते हैं। ये जो हमारा स्किन है ना, ये जो चमड़ा है ना बाबू, ये स्किन का निर्माण किस लेयर के द्वारा होता है, एक्टोडर्म से होता है, इसीलिए इसे एक्टोडर्मल अंग कहा जाता है। अगर आप इंडोडर्म की बात करेंगे तो बाबू सबसे भीतरी जो लेयर होती है इसे इंडोडर्म कहते हैं। इसके द्वारा हमारे शरीर के भीतर जितनी भी ग्रंथियां हैं, जैसे कि मान लीजिए यकृत हो गया, इसके अलावा और भी अंग जैसे कि आपका फेफड़ा हो गया बाबू, फेफड़ा हो गया, ये सब जो भी होते हैं इनका निर्माण इंडोडर्म से होता है। अग्न्याशय हो गया, अमाशय हो गया, इन सब का निर्माण इस भीतरी वाली लेयर के द्वारा होता है, इसीलिए इसे हम इंडोडर्मल अंग कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे बाबू कि जो रक्त होता है वो कैसा अंग है, मेसोडर्मल अंग होता है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें बाबू, अगर अगले हम पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट होता है कि ये जो रक्त होता है ना, ये जो मानव रक्त, हम किस रक्त की बात कर रहे हैं बाबू, हम मानव रक्त की बात कर रहे हैं। अगर मानव रक्त की बात किया जाए तो यह परिसंचरित अंग होता है, परिसंचरित अंग होता है। अब प्रश्न आता है कि सर परिसंचरित का मतलब क्या होता है, तो परिसंचरण का मतलब क्या होता है, भ्रमण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। रक्त भी तो यही करता है बाबू, हमारे शरीर में, पूरे बॉडी में रक्त क्या करता रहता है, 24 घंटा भ्रमण करता है, 1 मिनट भी, 1 सेकेंड भी आराम नहीं करता है। अगर यह आराम करेगा तो फिर हम लोग जीवन भर के लिए आराम करने चले जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि इसके भ्रमण करने के कारण, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरित अंग कहते हैं। तो ये बातों को आप नोट कर लीजिएगा ऐसे पॉइंट बना करके। अब समझते हैं कि बाबू ये जो रक्त होता है ना, ये रक्त का जो पीएच मान होता है बाबू, रक्त का जो पीएच मान होता है, जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 होता है, सबको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी भी तरल पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो तो कैसा नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। तो बाबू अगर रक्त की हम बात करेंगे तो रक्त का नेचर, रक्त का प्रकृति कैसा होता है बाबू, रक्त की जो प्रकृति होती है ना, रक्त की प्रकृति कैसी होती है बाबू, तो क्षारीय होती है। लेकिन एक बात याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन में कभी कभी क्षारीय की जगह एल्कलाइन भी लिखा मिल जाएगा, तो इसका नेचर या तो क्षारीय या क्या लिखा रहेगा, अल्कलाइन। अब समझ लेते हैं कि सर इस अल्कलाइन का मतलब क्या होता है। तो देखिए बाबू, वैसा तरल पदार्थ जिसका पीएच मान 7.4 से अधिक हो और वह जल में पूर्णतः घुलनशील हो, वैसे तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन बोलते हैं। अगर आप रक्त की बात करेंगे, रक्त को पानी में डाल देंगे तो वह पूर्णतः पानी के साथ मिल जाएगा। इसी वजह से बाबू रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी 7 से अधिक होता है, और वह कैसा होता है, जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, अल्कलाइन बोला जाता है। इस संसार में वो सभी तरल पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक हो और वो जल में घुलनशील हो तो उनका नेचर कैसा होगा, अल्कलाइन। तो दोनों याद रखेंगे कि रक्त क्षारीय और अल्कलाइन, इसका नेचर दोनों ही प्रकार का होता है। अब बाबू अगर रक्त की आप बात करेंगे कि सर ये जो रक्त है ना, इसका सामान्य टेम्परेचर, सामान्य तापमान कितना होता है, तो बाबू मानव शरीर के रक्त का सामान्य यानी कि जो औसत ताप होता है, जो एवरेज
टेम्परेचर होता है बाबू वो कितना होता है, तो बाबू 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि सर मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो आप सभी को पता होगा कि जो मेल होते हैं बाबू, जो पुरुष होते हैं, उसमें रक्त की जो मात्रा होती है वो कितना होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। लेकिन जो फीमेल होती हैं, जो महिला या जो स्त्री होती हैं बाबू, उनमें आधा या 1 लीटर पुरुषों के तुलना में रक्त कम पाया जाता है, यानी महिलाओं में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये रक्त कम क्यों होता है। वास्तव में बाबू रक्त कम होता नहीं है, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न यही होता है कि आप जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनको मंथली साइकिल यानी मासिक चक्र की प्रक्रियाएं प्रत्येक महीना चलता रहता है, जिस वजह से उनके शरीर से ब्लड जो होता है प्रत्येक महीना बाहर निकलता है। इसी वजह से उनके शरीर में रक्त की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो अब आप देखे भी होंगे कि कहीं भी ब्लड जब डोनेशन किया जाता है तो ज़्यादा ब्लड कौन देता है, ज़्यादा पुरुष ही ब्लड देता है। क्यों? क्योंकि उसके में ब्लड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और भी रीज़न होते हैं महिलाओं में ब्लड को कम होने की, लेकिन ये मूल रीज़न यही है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर पुरुषों में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर, जबकि स्त्री फीमेल में 4 से 5 लीटर होती है। अच्छा बाबू, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि सर रक्त की मात्रा को हम किससे मेजरमेंट करते हैं, किससे मापते हैं। तो याद रखेंगे कि रक्त की माप बाबू, रक्त की जो माप होती है वो हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखे हैं बाबू कि ये जो रक्त होता है ना, रक्त का रंग कैसा होता है। रक्त का रंग बाबू लाल होता है। अब बात करते हैं कि सर लाल क्यों होता है। तो बाबू आप बताइए कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा क्यों होता है। तो सबको पता है कि सर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके वजह से पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। गाजर का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि सर उसमें कैरोटीन नामक पिगमेंट यानी कि वर्णक पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार बाबू अगर रक्त की हम बात करेंगे तो रक्त में पाया जाता है, रक्त में जो जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। बाबू हीमोग्लोबिन अगर बात करेंगे तो ये पिगमेंट जो है, थोड़ा सा लाइन कट गई थी इसीलिए डिस्टर्ब हो गए थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो बाबू रक्त में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। अब समझते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। बाबू ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना, यह इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। बाबू एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। अब बात करते हैं कि सर हीम क्या होता है। तो बाबू यह आयरन होता है। हीम क्या होता है, आयरन होता है। और बाबू यह Fe+2 के रूप में होता है, अर्थात यह फेरस के रूप में पाया जाता है मानव शरीर में। और आपको पता है कि जब भी आप किसी लोहे को बाबू बाहर रख दीजिए, जब वह ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और जल से अभिक्रिया करेगा तो कैसा उसके ऊपर क्या होते हैं, जंक लग जाते हैं रेड कलर का। तो ठीक उसी प्रकार ये हीम जैसे ही ऑक्सीजन और जल से क्रिया करता है कैसा रंग प्रदान करता है, लाल। ग्लोबिन अगर बात करेंगे तो ग्लोबिन भी बाबू एक लाल रंग का प्रोटीन होता है और इन दोनों के वजह से जो हमारा रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो याद करेंगे, इसको लिख भी लेंगे कि हमारे शरीर में बाबू, हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। अच्छा, इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। जैसे आपने कभी कॉकरोच को देखा होगा, कॉकरोच
जिसको हिंदी में तेलचट्टा भी कहा जाता है, ठीक है। काकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है, कोई बताएगा? तो बाबू आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा, वे नहीं कि काकरोच को जाके घर पे मार दीजिएगा और उसका कलर देखिएगा रक्त का, ऐसा नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बाबू काकरोच के जो रक्त का रंग होता है वो सफ़ेद होता है। कैसा होता है बाबू? सफ़ेद होता है। अगर कह दे कि ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है? तो बाबू इसका रंग नीला होता है। और ये सफ़ेद रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो बाबू ये होता है हीमोलिम्फ के कारण होता है। और लिम्फ, और अगर बात किया जाए ये नीला क्यों होता है, तो ये हीमोसाइनिन के कारण होता है, हीमोसाइनिन। तो नोट करके इन दोनों पॉइंट को आप लिख लेंगे। एक कई बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछा भी जाता है कि काकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है किस किस पिगमेंट के कारण? तो हीमोलिम्फ के कारण होता है। और बाबू अगर ऑक्टोपस की बात किया जाए तो बाबू हीमोसाइनिन वर्ण के कारण होता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट को समझते हैं और जानते हैं। बाबू मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है ना, मानव शरीर में जो रक्त होता है वो शरीर के भार के 7% होता है। कितना होता है? शरीर के भार के 7% होता है। जितना आपका वेट होगा बाबू उसका 7% क्या होगा? आपके शरीर में ब्लड होगा, यानी कि खून होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो शरीर के भार का 7% होता है। एक चीज़ और है बाबू, हीमोग्लोबिन में अगर हीमोग्लोबिन की बात किया जाए ना, तो ये हीमोग्लोबिन रक्त का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हीमोग्लोबिन के अभाव में रक्त का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि रक्त के संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो सब किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। बाबू अगर बात करेंगे हीमोग्लोबिन की मात्रा की, तो पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है बाबू, जो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह 14 से 17 ग्राम पर 100 ml HB। कहने का मतलब है कि 100 ml खून में लगभग 14 से 17 ग्राम क्या होता है बाबू? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन अगर महिला की हम बात करेंगे, तो महिलाओं में 10 से बाबू 13 ग्राम पर 100 ml HB, यानी कि महिलाओं के शरीर में 100 ml ब्लड में 10 से 13 ग्राम हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। अगर आप कभी भी जाते होंगे किसी को रक्त डोनेट करने, तो बाबू आपका देखते होंगे कि सबसे पहले आपके रक्त को चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक की जाती है। अगर इससे कम है पुरुष में तो फिर उसमें रक्त की कमी है और उसके रक्त को नहीं निकाला जाता है। या फीमेल में 10 से 13 के बीच नहीं है, अगर इससे कम है तो फिर इसमें रक्त की कमी है, इनके रक्त को दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। जब इन्हीं में कमी है तो ये दूसरे को कहाँ से देंगे? तो रक्त का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है बाबू? हीमोग्लोबिन होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको भी कहीं नोट कर लेंगे कि मानव शरीर में जो रक्त होता है शरीर के भार का 7% होता है। अच्छा बाबू, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि सर ये बताइए, रक्त की बात कभी से हो रही है, ये रक्त का निर्माण होता कहाँ है? तो बाबू अगर रक्त की आप बात कर रहे हैं तो जो रक्त का निर्माण होता है ना बाबू, जो रक्त का निर्माण होता है ना, वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है।
अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। अब प्रश्न आता है कि सर ये बोन मैरो क्या है, अस्थि मज्जा क्या है। तो बाबू हमारे शरीर में ये जो मोटी हड्डियां पाई जाती हैं ना, इन मोटी हड्डियों के बीच में ऐसे खाली स्थान होता है और इन्हीं खाली स्थानों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। इस बोन मैरो में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त का निर्माण करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो बाबू याद रखेंगे कि अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं कि बताइए कि भ्रूण अवस्था में, अब भ्रूण अवस्था में जब बेबी माता के गर्भ में रहता है तो उस समय रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो भ्रूण अवस्था में अगर कहे तो बाबू रक्त का निर्माण यकृत में होता है। अब प्रश्न आता है कि सर क्यों यकृत में होता है, क्यों नहीं अस्थि मज्जा में होता है। तो होता क्या है कि बाबू जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उस समय उसके हड्डियों का विकास उतना अच्छा तरीके से नहीं रहता है, जिस वजह से उसके हड्डियों के बीच बोन मैरो रहता ही नहीं है। इसीलिए जब बोन मैरो रहेगा ही नहीं तो कहाँ से रक्त का निर्माण होगा। तो इसीलिए भ्रूण अवस्था में बाबू किसका, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। एक फिल्म भी आप लोग देखे होंगे क्रिस में जो काल होता है उसको किसकी आवश्यकता होती है, अस्थि मज्जा की आवश्यकता होती है, बोन मैरो की आवश्यकता होती है। देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे। वो जब प्रियंका चोपड़ा को किडनैप करके ले जाता है तो डॉक्टरों से बोलता है कि इसके बेबी को निकाल करके और इसका बोन मैरो हमें दिया जाए। तो डॉक्टर क्या उसको कहते हैं कि अभी इसके जो बच्चा है अभी 7 दिन का वक्त लगेगा, अभी इसमें बोन मैरो बना ही नहीं है। तो बाबू अगर बोन मैरो नहीं बना है तो फिर कहाँ से रक्त का उसके अंदर निर्माण होगा, बोन मैरो में। तो इसी वजह से भ्रूण अवस्था में कहाँ निर्माण होता है, यकृत में। लेकिन अगर ऐसे बात किया जाए कि जब बच्चा बेबी जब हो जाता है बाबू, जब आदमी बड़ा होता है तो उस समय कहाँ निर्माण, जब हड्डियों का विकास हो जाता है तो उस समय अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अब प्रश्न आता है कि सर ये बताइए कि जब हड्डियों के भीतर रक्त का निर्माण होता है तो कैसे बाहर निकलते हैं। तो बाबू जो हड्डियां होती हैं ना, हड्डियां में बहुत से पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, और रक्त बनने के बाद उन्हीं छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी रक्त के बारे में। उम्मीद करते हैं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। बाबू अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ लिया कीजिएगा, या जो भी आपको दुविधाएं होंगी हम कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं को सॉल्व किया जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे रक्त के संगठन, कि सर इस रक्त में जो आप बता रहे थे कि बहुत से कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका संगठन कैसा होता है। बाबू ब्लड कंपोनेशन, बाबू ब्लड का संगठन। तो एक एक करके आसानी से समझेंगे कि रक्त का निर्माण कैसे होता है, इसके कितने भाग होते हैं। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।